हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2। इसके अंदर हम देखने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर आपको याद है, मैंने आपको कल बताया था कि जो नया सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का, पहले जो सिस्टम होता था उसके अंदर हम नॉन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स इस हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते थे। लेकिन जो न्यू सिस्टम है, ये कन्वेंशनल सिस्टम के बारे में बात हुई थी, ट्रेडिशनल सिस्टम जिसे हम कहते हैं। लेकिन न्यू सिस्टम में कुछ नए क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्माइनल लेयर्स या फिर जर्मिनल लेयर्स, सेगमेंटेशन एटसेट्रा। तो ये सब क्या क्या होता है, हमें लगता है ये चैप्टर बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 5 मिनट में आप ये चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। इतना आसान चैप्टर है ये। तो इसीलिए सभी लोग ध्यान देकर सुनिएगा। और उसी के साथ साथ साइड बाय साइड हमारा एक और पीडीएफ है जिसके अंदर आपके लिए काफी सारी इंफॉर्मेशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्राइटेरिया, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं एक बार। हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, ठीक है? पहले होते हैं सेल्स, ढेर सारे सेल्स मिलाकर बनाते हैं टिश्यू, फिर ढेर सारे टिश्यूज साथ में आकर बनाते हैं ऑर्गन, और ढेर सारे ऑर्गन्स को ज्वाइन करके बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में हमारे पास सेल्स होते हैं, सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, एग्जांपल स्टमक। फिर वो स्टमक से हमारे पास स्टमक और बाकी के भी, जैसे कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, ये सब मिलाकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और फिर हमारे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एटसेट्रा। वो सब मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, दैट इज अस ह्यूमंस। करेक्ट? तो ये आपको पहले पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने एक बार रिवाइज करा दिया। सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होते हैं? बॉडी ऑफ एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल्स। आपको पता है, कोई भी एनिमल हो, कोई भी एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो उसकी बॉडी सेल्स से बनी होगी। अब आपको पता है किंगडम एनिमेलिया में सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर एनिमल्स ही आते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या आते हैं? सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर एनिमल्स को हम इंक्लूड करते हैं। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मेनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस इन देयर बॉडी, व्हाइल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द सेम सेल ओनली। तो देखिए, अगर आप मल्टी सेलुलर है, आपके पास बहुत सारे सेल है, तो क्या होगा? आपके बॉडी में अलग अलग सेल्स का अलग अलग फंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप यूनिसेलुलर है, तो आपके पास एक ही सेल होगा, और उस एक ही सेल में अलग अलग जो उसके सेल ऑर्गेनेल्स है वो काम कर कर उसको मतलब उसको फंक्शनिंग में मदद करेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स इज रेफर्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को लग रहा होगा सिलेबस रिड्यूस कर दिया, बस हमें पढ़ना ही नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले पढ़ो, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि इससे कितना फायदा हो रहा है तुम्हारा। ओके, सो दिस इज रिफर्ड। देखिए, जो हमारा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, जो ए सिंगल सेल्ड होता है, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब तुम्हारी बॉडी में चीजें कैसे कैसे है, सो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। तो आपको याद होगा, हमने एवोल्यूशन में प्रोटोप्लाज्म ये शब्द सुना हुआ है, जिसका मतलब है बहुत पुराना एक सेल या फिर सेल जैसी कुछ चीज। तो इसीलिए ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप होता है। प्रिमिटिव मतलब ये बहुत ही पुराना टाइप होता है, अनडेवलप्ड टाइप होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। इसमें क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। समझ में आ गई बात? सिंपल सी चीज है, लेकिन इसको हम किंगडम एनिमेलिया में नहीं इंक्लूड करते, जैसा कि आपको पता है। ओके, अब देखिएगा क्या है। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स, इफ टिश्यूज आर नॉट फॉर्म्ड, देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल फाइलम पॉरीफेरा। अब देखिए, अब आपको याद कैसे रखना है वो भी मैं बताऊंगा साथ साथ में, ठीक है? आराम से आपको याद हो जाएगा। मैंने फाइलम की ट्रिक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई थी पिछले वीडियो में, तो इसी तरीके से ये भी आपको याद हो जाएगा आराम से। तो देखिए, यहाँ पे जो
पहला फाइलम है जिसका नाम है पोरीफेरा, ठीक है। जो हमने प्रोटोजोआ पढ़ा था वो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं और उनको हमने अभी दूसरे किंगडम में ट्रांसफर कर दिया, आपको पता है, एक सेपरेट किंगडम में उनको ट्रांसफर कर दिया। अब वो किंगडम एनिमेलिया का हिस्सा नहीं रहे, तो इसलिए अब हमारा फर्स्ट फाइलम होता है पोरीफेरा। कौन सा होता है बोलो? पोरीफेरा। तो ये जो फर्स्ट फाइलम है इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड होता है जिसको हम कहते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर ग्रेड में क्या होता है? सिंपल सी चीज है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो बॉडी है ये सेल्स से बनी हुई रहती है, ढेर सारे सेल्स, लेकिन वो सेल्स ज्वाइन होकर टिश्यू नहीं बनाते। अब देखिए टिश्यू नहीं बने तो ऑर्गन्स भी नहीं बन सकते, ऑर्गन नहीं बने तो क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम भी नहीं बन सकते। तो ये एकदम प्रिमिटिव है, एकदम सिर्फ और सिर्फ ढेर सारे सेल्स को एक साथ चिपका दिया है, बस उसको हम कहते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और फाइलम पोरीफेरा के सभी मेंबर्स क्या होते हैं? ये हमारा सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर एक एग्जांपल है साइकॉन। साइकॉन इज अ टाइप ऑफ स्पंज। और एक चीज याद रखना आपको, जब भी मैं पोरीफेरा फाइलम का नाम लूं जो कि पहला फाइलम है, तो आपको याद आना चाहिए स्पंजेस, साइकॉन, ये सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए। मैंने आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाते समय भी बताया था कि साइकॉन में क्या होता है, साइकॉन इज अ स्पंज लाइक स्ट्रक्चर। उसके अंदर क्या क्या होता है वो सब मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। लेकिन अभी के लिए हमें क्या पढ़ना है? सेलुलर ग्रेड। तो इसके अंदर क्या होता है? ढेर सारे सेल्स, सिर्फ एक के बाद एक के बाद ढेर सारे सेल्स लगाए हुए हैं, बस एक ही चीज है इसके अंदर, वो है सेल्स ही सेल्स। और इसके अंदर कोलर सेल्स नाम के भी एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ने वाले आगे। लेकिन अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। In case of some animals, cells come together to form tissues with the help of which all the body functions are performed. Such animals show cell tissue grade organization. For example, animals from phylum Cnidaria. अच्छा, अब देखिए सेकेंड टाइप की चीजें आ गई है यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं फाइलम निडारिया की। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ये जेलीफिश। तो देखिए जेलीफिश में क्या होता है, जो सेल्स है उन्होंने ज्वाइन होकर टिश्यू बना ली है, करेक्ट? क्या बोला मैं? जो सेल्स है उन्होंने ज्वाइन होकर टिश्यू बना लिया, लेकिन वो टिश्यूज ज्वाइन होकर ऑर्गन नहीं बना रहे, वो टिश्यू ही काम कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर जेलीफिश में देखें तो उसके पास गोनैड्स है। गोनैड्स का मतलब क्या होता है? जहां से हमारे सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है ह्यूमन मेल्स में, एस्ट्रोजन होता है ह्यूमन फीमेल्स में, लेकिन जेलीफिश में कुछ और होते होंगे। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑर्गन नहीं बनाया, इन्होंने ओवरीज नहीं बनाई, इन्होंने टेस्टीज नहीं बनाई, इन्होंने गोनैड्स बनाए। तो गोनैड्स क्या है? इट इज जस्ट ए ग्रुप ऑफ टिश्यू, सिर्फ टिश्यूज एक साथ आ चुके हैं, बस उतना ही है यहाँ पे। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये है ट्यूब। अब ये ट्यूब क्या है? बस ट्यूब है, खाना इनटेक होता है वो ट्यूब में से जाता है, बस। दैट इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, दैट इज नॉट एन ऑर्गन, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्गन। तो इसे हम कहते हैं सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये होता है हमारे सेकेंड फाइलम में, ठीक है। सेकेंड फाइलम का नाम क्या था बताओ? सेकेंड फाइलम का नाम था निडारिया, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, याद है क्या? याद है क्या? जो दूसरा नाम है वो है सिलेंटेराटा। तो सिलेंटेराटा या फिर निडारिया, दोनों में से कोई भी एक नाम कह लो। ये इसके अंदर जो सेकंड फाइलम है उसके अंदर क्या होता है? सेल टिश्यू ग्रेड होता है। तो भाई पहला फाइलम पोरीफेरा, उसके अंदर क्या होता है? सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आई मीन सेकंड फाइलम होता है हमारा निडारिया या फिर सिलेंटेराटा, और उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थर्ड फाइलम पे आते हैं। थर्ड फाइलम याद है आपको क्या है? थर्ड फाइलम किधर गया? यस, द थर्ड फाइलम इज प्लैटीहेलमिन्थस। क्या है बोलो? प्लैटीहेलमिन्थस। और जैसे ही मैं आपको प्लैटीहेलमिन्थस बोलूं अगली बार से, आपके दिमाग में एग्जांपल आना चाहिए प्लेनेरिया का। यस, प्लेनेरिया याद है आप लोगों को? जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब हमने प्लेनेरिया के बारे में पढ़ा था, याद है क्या? रीजनरेशन वाली चीज। तो देखिए इसे हम कहते हैं प्लेनेरिया, एज यू नो। और ये प्लेनेरिया होता है प्लैटीहेलमिन्थस का पार्ट। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है? इसे हम फ्लैट वर्म भी कहते हैं क्योंकि ये चपटा होता है। सो फ्लैट वर्म्स शो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। याद रखो, पहले आएगा सेलुलर, फिर आएगा सेल टिश्यू, उसके बाद आएगा टिश्यू ऑर्गन। बहुत काम आने वाला है ये, इस साल भी काम आएगा। मैं कल बोल रहा था 11th 12th, इस साल भी काम आएगा आपको। देखिए टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मिलता है, और इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म सम ऑर्गन्स। तो टिश्यूज क्या करते हैं? ज्वाइन होकर कुछ ऑर्गन्स बना लेते हैं, लेकिन कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम्स आर नॉट फॉर्म्ड। और इसका एग्जांपल आपको पता है, मैंने अभी बताया था, प्लैटीहेलमिन्थस।
प्लस एग्जाम्पल प्लेनेरिया। ओके, इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी तो बन गई लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बना। तो आपके पास ऑर्गन बन गया लेकिन उस ऑर्गन का सिस्टम नहीं बन पाया। समझ में आ गई बात आपको? सो एज सिंपल एज दैट। और हमारा जो फाइलम है प्लैटिहेल्मिन्थस के बाद जो भी फाइलम्स है, जो भी फाइलम्स आते हैं ना प्लैटिहेल्मिन्थस के बाद, चाहे वो एंथ्रोपोडा हो, एनेलिडा हो, जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आप हमारे पास है, यहाँ पे देखिए लिस्ट है, एशेलमिन्थस है, एनेलिडा, एंथ्रोपोडा, मोलस्का, एचिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सारे के सारे फाइलम्स, ये सारे के सारे फाइलम्स होते हैं नेक्स्ट टाइप के, और उस टाइप को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गन्स एक साथ आके सिस्टम बना लेते हैं। सिंपल, जैसे इंसानों का एग्जांपल ले लो, इंसानों में हमारे पास हर एक टाइप का ऑर्गन सिस्टम होता है, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, नर्वस हो या डॉट डॉट डॉट। करेक्ट? सो बिसाइड द 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन्ड अबव, रिमेनिंग ऑल एनिमल्स, उसके बाद जो भी फाइलम आएंगे वो सारे फाइलम्स में होगा ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे अलग अलग ऑर्गन्स एक साथ आएंगे और एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे जो अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस करेंगे। जैसे क्रैब हो गया, फ्रॉग हो गया, ह्यूमंस की बात कर लीजिए, ह्यूमन हो गया। सिंपल, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट है नहीं है। ये जो ऑब्जर्व है आपका होमवर्क होगा, क्योंकि मुझे लगता है ये तो भाई 5th 6th के बच्चों को भी पता होगा। चलो सॉरी, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। अब मुझे लगता है ये आपको बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन सेकंड वाला बहुत छोटा है, इसलिए टेंशन मत लो, इसमें कोई भी चीज नहीं है टेंशन लेने वाली। ओके, तो सेकंड पॉइंट इज बॉडी सिमेट्री। ओके, क्या है बोलो? सेकंड पॉइंट बॉडी सिमेट्री। तो आपको याद होगा हमने 4th स्टैंडर्ड में होते समय सिमेट्री पढ़ी थी। सिमेट्री में क्या होता है, आपके पास एक ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लो, उसको बीच में से ऐसे हाफ करोगे तो तुम्हें क्या मिलेंगे? 2 इक्वल पार्ट्स। उसी इक्विलैटरल ट्रायंगल को तुम डायगनली काटोगे तो भी 2 इक्वल पार्ट्स, ऐसे डायगनली काटोगे तो भी 2 इक्वल पार्ट्स। सिर्फ शर्त ये है कि क्या होना चाहिए, सेंट्रल एक्सिस से काटना चाहिए। सेंट्रल एक्सिस का क्या मतलब है, ये केक है, अगर आपने घर पे केक लाया अपने बर्थडे पर, तो उस केक को तुम ऐसे काटो, तुम ऐसे काटो या ऐसे काटो, इक्वली पार्ट्स होंगे। बस द थिंग इज सेंट्रल एक्सिस पे से काटना है, वो डायमीटर पे से काटना है। ऐसा नहीं है ना कि तुमने ये केक लिया और इसको ऐसे काट दिया, फिर तो नहीं मिलेंगे। बस क्या शर्त होनी चाहिए, सेंट्रल एक्सिस पे से आपको काटना है। ओके, तो देखिए अब क्या है, आपके पास ह्यूमन बॉडी और अमीबा के फोटोज चाहिए इसके लिए, ठीक है, ह्यूमन बॉडी और अमीबा के। तो अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करें, देखिए ऐसे ह्यूमन बॉडी को अगर मैं ऐसे बीच वैसे ऐसे स्लाइस कर दूं इस तरीके से, तो क्या होगा, ये सिमेट्रिकल होगी। भले अंदर के ऑर्गन सिमेट्रिकल ना हो, यहाँ पे हम अंदर के ऑर्गन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल फिजिकली बात कर रहे हैं। तो ये वाला और ये वाला साइड इक्वल रहने वाला है, राइट? सिंपल सी चीज है, ये तो आपको देखकर ही समझ में आ जाता है। और अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा कैसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, करेक्ट? उसको आप अगर यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, कहीं से भी वो शायद तो सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमीबा का शेप एकदम इररेगुलर होता है। तो आपको क्या दिखता है, ह्यूमन बॉडी सिमेट्री दिखाती है, जबकि अमीबा सिमेट्री नहीं दिखाता। ये आपको चीज याद रखनी है। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, इन इमेजिनरी सेंस, इमेजिनरी, सच्चे में किसी को नहीं काटना है, बस इमेजिनरी, क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन करना है ना। इफ बॉडी ऑफ एनी एनिमल इज कट थ्रू इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी, इट मे और मे नॉट प्रोड्यूस 2 इक्वल हाफ्स। तो हो सकता है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है वो ना हो। डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बॉडीज। तो देखिए सिमेट्री के भी वापस 3 टाइप्स आते हैं। पहला टाइप है हमारे पास जो कि है एसिमेट्रिकल बॉडी। अब ये एसिमेट्रिकल बॉडी में क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। इन केस ऑफ सच बॉडी देयर इज नो सच इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट 2 इक्वल हाफ्स। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, सम स्पंजेस। तो अगर आप अमीबा की बात करें तो उसका डायग्राम मैंने आपको अभी दिखाया। अगर आप स्पंज की बात करें, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक स्पंज है, इसको आप कहीं से भी काटो, आप कहीं से भी काटो, इसके 2 इक्वल हाफ नहीं होने वाले, क्योंकि स्पंज की एकदम इररेगुलर ग्रोथ होती है। और अगर पैरामीशियम की बात करें, उसका शेप तो फिक्स होता है, लेकिन अगर आप उसकी बॉडी को देखें तो गौर से देखिएगा, अगर आप यहाँ से काटेंगे तो भी नहीं बनेगा, यहाँ से काटेंगे तो भी नहीं बनेगा, कहीं से भी आप काटो, ये इसके 2 इक्वल हाफ नहीं होने वाले हैं। ओके, तो आपको ये चीज याद रखनी है। अच्छा, अब सेकेंड चीज आप
आपको क्या दी हुई है, रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ बॉडी इफ इमेजिनरी कट passes through the central axis but any plane of body इट गिव्स टू इक्वल हाफ्स। तो अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जो इमेजिनरी कट हम कर रहे हैं वो सेंट्रल एक्सिस से ही जाएगा, ये तो आपको रूल याद रखना है, लेकिन एनी प्लेन ऑफ द बॉडी। अच्छा एक केक याद है ना आपको, केक को तुम कोई भी प्लेन से काटो, तुम ऐसे काटो, तुम ऐसे काटो, तुम ऐसे काटो, तुम सेंट्रल एक्सिस से काट रहे तो उसके दो इक्वल पार्ट्स ही होने वाले हैं। अगर तुम केक को ऐसे भी काटो साइड से, सेंटर से, तो भी उसके दो इक्वल पार्ट होंगे, करेक्ट। So that's why we can tell two equal halves होने वाले through any plane of the body, और उसकी कंडीशन ये है कि it should be through central axis। For example अगर आप स्टार फिश की बात करें, मैंने आपके लिए स्टार फिश का एकदम खूबसूरत सा डायग्राम यहाँ पे लाके रखा है, तो आप स्टार फिश को यहाँ से काटो, आप स्टार फिश को यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, इस तरीके से कहीं से भी काटो, उसके बराबर दो इक्वल हाफ्स हो जाएंगे, करेक्ट। इस तरीके से उसके दो इक्वल हाफ्स हो जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। क्या कहेंगे बोलो, रेडियल सिमेट्री। और उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास बायलैटरल सिमेट्री। अब बायलैटरल मतलब, बाय मतलब दो, लैटरल मतलब साइड्स, तो दो साइड या फिर दो पार्ट्स कह लो, ठीक है। तो बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ बॉडी देयर इज ओनली वन सच इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट टू इक्वल हाफ्स। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही इमेजिनरी एक्सिस होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, तुम ह्यूमंस को सीधा काटोगे तभी तुम्हें दो इक्वल हाफ मिलेंगे, ऐसे काटोगे तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऐसे काटोगे मिलेंगे नहीं मिलने वाले। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ह्यूमंस क्या हो गए, बायलैटरली सिमेट्रिकल हो गए। क्या हो गए बोलो, बायलैटरली सिमेट्रिकल हो गए, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंसेक्ट की बात करो, आपने एक आपके बी को ले लिया, हनी बी को ले लिया, उसको बीच में से काटा इस तरीके से, तो क्या होगा, उसके दो इक्वल हिस्से हो जाएंगे। फिश आपको पता है, फिश को अगर आप ऐसे इस तरीके से काटोगे, इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, उसके दो इक्वल हिस्से हो जाएंगे, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको और भी दो फोटोज देकर रखी है, एज यू कैन सी ओवर हियर, आपको दिख रही है एक बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के ऐसे दो हिस्से आप कर सकते हैं बराबर। इवन जो ये वाला है इसे हम क्रैब कहे या क्या कहे मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी हो इसके आप दो हिस्से करेंगे तो आपको दो इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही आसान सा चीज है ये, बहुत आसान है, ओके। इवन बर्ड्स के भी, आप बर्ड्स को अगर ऊपर से दो हिस्से करेंगे तो आपको दोनों बायलैटरली सिमेट्रिकल हिस्से मिलेंगे। समझ में आ गई बात, बहुत आसान है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं जो कि जर्म लेयर्स। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा एकदम, मैंने थोड़ा सा बोला, सो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, जर्म लेयर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग इनिशियल period of their embryonic development and from those germ layers only different tissues are formed in the body। तो अब देखिए क्या होता है, जो यूनिसेलुलर नहीं मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं ना, वो मल्टीसेलुलर एनिमल्स जब अपने एम्ब्रियो के फॉर्म में होंगे, जब आपने एम्ब्रियो को ऐसे काट दिया, तो एम्ब्रियो को काटने के बाद आपको या तो ऐसा तरीके का आपको डायग्राम दिखेगा। देखिए आपके पास जाइगोट था, ठीक है, जाइगोट से क्या बना, जाइगोट से बना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या होता है, ढेर सारे सेल्स होते हैं, ढेर सारे, राइट, बहुत सारे सेल्स, भर भर के सेल्स होते हैं उसके अंदर ड्यू टू मल्टीपल सेल डिवीजन, ये आपको याद होगा। तो देखिए दो तरीके से आपके सेल्स फॉर्म होते हैं और टिश्यू फॉर्म होते हैं। देखिए किस तरीके से है, हमारा जो पहला प्रकार है इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा। इन केस ऑफ सम एनिमल्स ओनली टू जर्म लेयर्स दैट इज एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म आर फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल ऑल निडेरियंस। अच्छा अब ध्यान देकर सुनना मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देकर सुनिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो देखिए कुछ एनिमल्स में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ क्या होता है, एक बाहर की लेयर और एक अंदर की लेयर फॉर्म होती है सेल्स की, ओके। ये जो पिंक वाला रीजन है, दीज आर नॉट सेल्स, ये डेड टिश्यू है, इसमें मरा हुआ सब टिश्यू पड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं है, वो छोड़ दो। लेकिन एक बाहर का लेयर होगा जिसको हम कहेंगे एक्टोडर्म। एक्टो मतलब बाहर, डर्म मतलब लेयर, तो बाहर की लेयर को हम एक्टोडर्म कहेंगे। और एक अंदर की लेयर, एंडो मतलब अंदर, डर्म मतलब लेयर, तो अंदर की लेयर को हम कहेंगे एंडोडर्म। वो कहाँ पे होता है, वो होता है डिप्लोब्लास्टिक
एम्ब्रियोज में। ओके, समझ में आई बात? तो एम्ब्रियो के अंदर अगर आपको सिर्फ 2 जर्म लेयर्स दिख रही है तो उसको हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। पता है एग्जाम के लिए याद नहीं रखना है इस साल के लिए क्योंकि सिलेबस से रिड्यूस्ड है, लेकिन जिंदगी भर काम आएगा आपको, जिंदगी भर से मेरा मतलब है 11th 12th। ओके, सो समझ में आई बात? जैसे कि जो निडेरिया फाइलम के जो भी रहते हैं ना, सारे के सारे क्या होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। And in most of all the remaining animals, 3 germ layers are formed. For example, humans में that is mesoderm besides the endoderm and ectoderm. अगर आप humans की बात करें या humans के आसपास के जानवरों की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो जो है उसके अंदर 3 लेयर्स होती है। एक होती है बाहर की लेयर जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, एक होती है बीच में की लेयर, मीजो मतलब मिडल, ऐसे याद रखो, तो मीजोडर्म मतलब मिडल लेयर, और एक होती है अंदर की लेयर जिसको हम कहते हैं एंडोडर्म, और इसको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिपल मतलब 3, ब्लास्टिक मतलब आपका एम्ब्रियो। क्लियर, याद रहेगा ये? अब इसके अंदर तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, चलिए अब देखते हैं। आपको अगर डिफरेंशिएट बिटवीन पूछा जाए तो ये आपके लिए एक टेबल है, ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। 1 2 3 4 5 और ये बचा हुआ पार्ट 1 2 3 4 5। अभी ये सब मैं बाद में डिस्कस करूंगा जो भी इसके अंदर दिया हुआ है, क्योंकि अभी तक ये सब मैंने आपको बताया नहीं है ठीक से, ठीक है, तो आपको ये बाद में मैं डिस्कस करूंगा। अभी ये तो मैंने अभी समझाया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट गिवन इज बॉडी कैविटी। टोटल 5 क्राइटेरिया होते हैं, चौथे क्राइटेरिया पे पहुंच चुके हैं। यार सब कुछ समझ में आ रहा हो तो लाइक बटन दब जाना चाहिए। अब देखिए बॉडी कैविटी का क्या मतलब होता है। कैविटी मतलब होल, ठीक है, तो बॉडी के अंदर अगर कहीं होल है तो उसको हम कहेंगे बॉडी कैविटी। अब होल मतलब कहीं भी होल है उसको बॉडी कैविटी कहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये है एक कीड़ा, अर्थवर्म समझ लो इसको फॉर एग्जांपल। अब ये अर्थवर्म को तुम जब ऐसे काट दोगे, ठीक है, मतलब इमेजिन करो ऐसा कि तुमने उसको काट दिया बीच में से, तब जब तुम इसको बीच में से काटोगे तब तुम्हें कुछ इस तरीके का यहाँ पे सेक्शन मिलने वाला है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है। हमें दिख रही है एक बाहर की लेयर जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, एक बीच की लेयर जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म, और एक अंदर की लेयर जिसको हम कहते हैं एंडोडर्म। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म रेड कलर में आपको दिख रही है, मतलब ये जो मीजोडर्म है ये एक्टोडर्म से भी कनेक्टेड होती है और ये एंडोडर्म से भी कनेक्टेड होती है। ये चीज आपको याद रखनी है इस केस में। पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद मैं सारे डाउट भी क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो। ओके, तो क्या है, अंदर है आपका एंडोडर्म, एंडोडर्म के अराउंड है मीसोडर्म, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ गैप दिख रहा होगा, उस गैप के बाद वापस मीसोडर्म ही कंटिन्यूड है, और उसके बाद है एक्टोडर्म मतलब बाहर की लेयर। अब देखिए इसके अंदर ये जो बीच में जो हमारे पास ये खाली जगह पड़ी हुई है ना, इसी को हम कहते हैं सीलोम। अब सीलोम क्यों चाहिए, पहली चीज तो इसका फंक्शन हो सकता है कि उसके अंदर तुम कुछ ऑर्गन्स प्लेस करोगे, ठीक है, और दूसरा फंक्शन हो सकता है कि भाई कुछ खाली जगह भी चाहिए होती है, नहीं तो तुम हिल ही नहीं पाओगे, तुम्हारी पूरी बॉडी अगर भर गई तो, राइट, तो थोड़ी सी खाली जगह भी रखनी ही पड़ती है। कैविटी बिटवीन द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी और सीलोम, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सीलोम मतलब बॉडी वॉल और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जो कैविटी होती है, जो होल होता है, या फिर कह सकते हैं जो भी जगह होती है खाली जगह पड़ी हुई, उसको हम कहते हैं सीलोम। कोइलोम नहीं कहते इसको, सीलोम कहते हैं। ओके, इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स or you can say multicellular animals, during initial period of their embryonic development, body cavities form from either mesoderm or gut। तो देखिए ये मीजोडर्म से बनेगी जो भी बॉडी कैविटी है, क्योंकि मीजोडर्म के बीच में ही ऐसे स्प्लिट हो गया ना, तभी तो ये मीजोडर्म के 2 पार्ट्स हो गए, एक पार्ट बॉडी वॉल से कनेक्टेड है और एक वॉल क्या है, एंडोडर्म से कनेक्टेड है, जैसा कि आपको पता है। ओके, such type of body cavities present in animals of phylum Annelida and all phyla coming after Annelida। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि जो ऐसी वाली बॉडी है इस तरीके की, ये कहाँ प्रेजेंट है, एनेलिडा, और एनेलिडा के बाद जो भी फाइलम आते हैं सब एनेलिडा के बाद जो भी आता है, एंथ्रोपोडा आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सभी के अंदर आपको ये बॉडी देखने को मिलती है, और इसे ही हम कहते हैं यूसिलोमेट्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स, जो भी एनिमल्स एनेलिडा के बाद आते हैं, एनेलिडा के बाद जो भी फाइलम होते हैं, उनके अंदर जो भी एनिमल्स होते हैं उनको हम कहते हैं यूसिलोमेट। और यूसिलोमेट का मतलब होता है एनिमल्स विथ ट्रू बॉडी कैविटी।
अच्छा, यू मतलब यहाँ पे ट्रू है, सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, करेक्ट, सिंपल चीज है, एकदम सिंपल। अब इसे ट्रू बॉडी कैविटी क्यों कहा? क्योंकि जो आप सेकंड टाइप यहाँ पे देखने वाले हैं वो कुछ इस तरीके का है। अब इस टाइप में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा कि जो बॉडी वॉल है, मतलब जो एक्टोडर्म है, उसके अराउंड तो मेसोडर्म आपको दिख रहा है, लेकिन जो एंडोडर्म है, इस एंडोडर्म के अराउंड तो मेसोडर्म है ही नहीं, वहां पे सीधे सीधे बॉडी कैविटी शुरू हो गई विदाउट एनी मेसोडर्म। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं फॉल्स बॉडी कैविटी। भले ही बॉडी कैविटी है लेकिन उसको फॉल्स बॉडी कैविटी माना जाता है, और इसे हम कहते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। क्या कहते हैं बोलो? स्यूडोसिलोमेट्स। In case of animals from phylum Aschelminthus के जो एनिमल्स होते हैं they have body cavity but it is not formed by the above mentioned two ways। तो देखिए यहाँ पे बॉडी कैविटी कैसे पार्शियल है, किधर? Aschelminthus में। इसे याद कैसे रखना है वो भी बताऊंगा, पहले सुन लो ध्यान से। और इसीलिए हम इसे सूडोसिलोमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? सूडोसिलोमेट्स। और एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पे जो कि है body cavity is absent in case of animals from phyla Porifera, Cnidaria and Platyhelminthes। तो जो शुरुआती 3 फाइलम होते हैं, एक है पॉरीफेरा, दूसरा है निडारिया, तीसरा है प्लैटीहेलमिंथस, इन तीनों में क्या होता है? बॉडी कैविटी होती ही नहीं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप ये वाला डायग्राम ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने प्लैटीहेलमिंथस का एग्जांपल ले लिया प्लेनेरिया, तो ये प्लेनेरिया को अगर आप बीच में से काटो तो इसके अंदर आपको एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म और एक मेसोडर्म दिखेगा, कुछ बॉडी कैविटी ही नहीं है, उसके अंदर कहीं पे जगह ही नहीं है, तो उसे हम कहेंगे एसिलोमेट। ठीक है, सिलोमेट का उल्टा एसिलोमेट, वहां पे सिलोम नहीं है तो इसलिए एसिलोमेट। तो देखिए शुरुआती 3 फाइलम पॉरीफेरा, निडारिया और प्लैटीहेलमिंथस कहाँ पे आते हैं? हमारे एसिलोमेट्स में आते हैं, जहाँ पे नहीं होती बॉडी कैविटी। जबकि जो उसके बाद वाला फाइलम होता है जिसे हम कहते हैं एशेलमिंथस, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर पार्शियली बॉडी कैविटी दिखती है, उसे हम कहते हैं सूडोसिलोमेट्स। और एशेलमिंथस के बाद मतलब एनालिडा, एंथ्रोपोडा एटसेट्रा, जो भी बाकी के बचे हुए फाइला है, वहां पे क्या होता है? वहां पे हमें बॉडी कैविटी यानी कि सिलोम देखने को मिलता है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं यूसिलोमेट्स। क्या कहते हैं बोलो? यूसिलोमेट्स। अब एक लास्ट पॉइंट है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, एकदम आप 5 मिनट रुकिएगा, बस लास्ट पॉइंट दे रहा हूं मैं। लास्ट पॉइंट है बॉडी सेगमेंटेशन, और अभी ये रिवील करने का टाइम भी आता जा रहा है कि भाई ये सब आपने क्यों पढ़ा। तो देखिए, इफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सिमिलर यूनिट्स देन सच बॉडी इज कॉल्ड एज सेगमेंटेड बॉडी एंड ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज सेगमेंट। तो सेगमेंट का एक्चुअल मतलब ही पार्ट्स होता है, तो अगर आप किसी बॉडी को स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो उसको हम कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर आप अर्थवर्म का एग्जांपल है तो अर्थवर्म को आपने देखा होगा, वो कैसा है? वो बीच बीच में से ऐसे 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 दिखता है ना, कटा हुआ सा दिखता है, तो उसे हम कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी। और जो छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं उसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। और ये फाइलम एनालिडा का होता है वैसे, फॉर योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अर्थवर्म किस में होता है? फाइलम एनालिडा। तो अब आपके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सी आपको टेबल दिखाऊंगा, और ये टेबल को आपको याद रखना है, तो आपके 2 मार्क में से 1.5 मार्क पक्के हो जाएंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किंगडम एनिमेलिया की बात करते हो, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में कौन होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल। ये आपको पता है कि जो किंगडम एनिमेलिया होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल ही नहीं होती है, आपको बेसिक चीज पता है। अब देखिए किंगडम एनिमेलिया को हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कैसे डिवाइड किया है? सेलुलर ग्रेड और बचे हुए जो भी है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड या फिर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, राइट। तो उस ऐसे पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। इवन यहाँ पे सेल टिश्यू ग्रेड भी आना चाहिए था, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम पहले सेलुलर ग्रेड की बात करते हैं। सर सेलुलर ग्रेड की जो बॉडी सिमेट्री होती है वो होती है एसिमेट्रिकल बॉडी। हमेशा जो भी ऑर्गेनिजम्स सिर्फ और सिर्फ सेल्स ही सेल्स भरे हुए हैं, उनकी बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं होती, एसिमेट्रिकल बॉडी होती है। और उनके पास बॉडी कैविटी किस तरीके की होती है? एसिलोमेट। इसका मतलब इसके अंदर सिलोम नहीं होता, इसके अंदर सिलोम नहीं होता, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉरीफेरा, ये एक ही फाइलम आता है, राइट। ये आपको पता है। तो अगर मैं बोलूं राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा फाइलम,
तो आप तीनों के तीनों लिख दो। द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ सेल्युलर ग्रेड, द बॉडी सिमेट्री इज एसिमेट्रिकल, सॉरी द बॉडी इज एसिमेट्रिकल एंड इट हैज एसिलोमेट बॉडी कैविटी। सो डिड यू अंडरस्टैंड? इसीलिए ये सब इतना यूजफुल है। अगर आप मैं सेकंड की बात करूं, सेकेंड वाले कैटेगरी की, तो देखिए जो भी बचे हुए चीजें हैं ना, जो भी बचे हुए ग्रेड में आते हैं ना, उनके पास या तो रेडियल सिमेट्री होगी, इसका मतलब हुआ कहीं से भी काटो कुछ भी काटो चलेगा, या तो बायलैटरल सिमेट्री होगी, इसका मतलब बराबर एक ही एक्सिस में दो हिस्से हो सकते हैं। ठीक है, अब हम रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री में सिर्फ और सिर्फ फाइलम निडारिया आता है और एसिलोमेट्स होते हैं ये भी। ठीक है, जो निडारिया होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं एसिलोमेट, इसका मतलब इनके पास सिलोम नहीं होता। ये रेडियल सिमेट्री होते हैं, मतलब इनको कहीं से भी काटो तुम्हें दो इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे इफ यू आर कटिंग फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, और इनका जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो आपको पता है। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अब आप चलते हैं बायलैटरल सिमेट्री पर थोड़ा सा और आगे। तो देखिए बायलैटरल सिमेट्री में अगेन हमारे पास तीनों तरीके के होते हैं, एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। तो जैसा कि आपको पता है जो प्लैटीहेलमिन्थस होते हैं, एग्जांपल प्लेनेरिया, ये एसिलोमेट होते हैं। याद रखो प्लेनेरिया को काटकर कैसा दिखता है, याद है ना आपको? तो उसे हम कहते हैं प्लैटीहेलमिन्थस। प्लैटीहेलमिन्थस में क्या होता है? सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, तो एसिलोमेट में आता है। और एसिलोमेट्स हमेशा बायलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं। प्लेनेरिया को आप दो हिस्सों में स्ट्रेट काट सकते हैं लेकिन टेढ़ा मेढ़ा नहीं काट सकते, दैट इज बाय बायलैटरल सिमेट्री है। सिंपल सी चीज। अब अगर आप बात करें एशेलमिन्थस की, तो आपको पता है सूडोसिलोमेट है, मतलब इसके अंदर पार्शियल सिलोम दिखता है आपको, ये ट्रू सिलोम नहीं है, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, और ये भी हमें बायलैटरल सिमेट्री ही दिखाता है। और उसके बाद आते हैं यूसिलोमेट, और यूसिलोमेट में बचे हुए सब जो भी है, एनेलिडा, एंथ्रोपोडा, मोलस्का, एचिनोडर्माटा, हेमिडोर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सारे के सारे आते हैं यूसिलोमेट वाली कैटेगरी में। और ये यूसिलोमेट कैसे होते हैं? ये भी बायलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं। ठीक है, इनको भी तुम दो हिस्सों में ही काट सकते हो, जैसे कि अर्थवर्म। अर्थवर्म को तुम क्या कर सकते हो? ऐसे सीधे दो हिस्सों में काट सकते हो, टेढ़ा काटोगे तो वो क्या कहते हैं उसे, सिमेट्रिकल नहीं कहा जाएगा। तो एनेलिडा में आता है अर्थवर्म, इसीलिए हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। हश, तो मजा आया? सबको समझ में आ गई? कोई भी डाउट हो कमेंट्स में डालो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, एक और चीज़ है, एक सेकंड, मैंने एक पीडीएफ बनाया था, इसके अंदर दो तीन चीज़ें और दिखा दूँ। हाँ, ये आपको दिख रहा है सिलोम किस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है एसिलोमेट, यूसिलोमेट और सुडोसिलोमेट का डिफरेंस। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। ओके, और उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये सेम ही डायग्राम है जो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में दिखता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक और चीज़, एक नोट देना है, एचिनोडर्माटा एग्जिबिट्स रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो एचिनोडर्माटा होता है वो अपने स्टेज के हिसाब से कभी कभी रेडियल सिमेट्री भी दिखाता है। ठीक है, कैसे होता है आगे चलकर पढ़ना है, बस इतना समझ लो। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।